टारगेट परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता की परीक्षा में गणित से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों को जो है विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि 0.0159 में एक का स्थानीय मान है। तो एक यहाँ है तो 0.01 लिख लिए, ठीक है। बट्टा देंगे, दशमलव हटाने के लिए एक तो लिखेंगे ही, दशमलव के बाद दो संख्या तो 2 जीरो देंगे, तो 1/100 हो जाएगा, है ना। 1/100 अपना ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। यहीं पर 5 का पूछ देता या 9 का पूछ देता, कहता कि इसमें 9 का स्थानीय मान क्या है, तो 9 यहां पर है ना। तो 0.123 संख्या के बाद 9 है तो हम लोग 3 को 0 देते, उसके बाद 9 देते, है ना। 5 का पूछता था 0.005, है ना, ठीक है। इस तरह से लिखते और दशमलव हटाकर जो है, जैसे 9 का अगर पूछता तो 0.000 तब 9 लिखेंगे, है ना। ऐसे लिख दिए, इसको हटाएंगे तो 1 देंगे और दशमलव के बाद 1 2 3 4 संख्या 4 को 0 दे देंगे, यानी 9/10,000, ठीक है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लें। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि संख्या इतना में 5 का स्थानीय मान है। तो 5 जो है दशमलव के बाद है, ठीक है। तो अगर इसमें पूछा जाए कि इतना में इकाई का अंक कौन है, इकाई का अंक, तो ये होगा 2, है ना। 5 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद का संख्या है यह, है ना। तो इकाई का अंक होगा 2, दहाई का होगा 6, सैकड़ा का 3 और 1 जो है 1000 पर आएगा, 1000 के स्थान पर आ रहा है, ठीक है। दशमलव के बाद का जो संख्या होता है, दशमलव के बाद का जो पहला संख्या होता है वह 10वां भाग होता है, दूसरा संख्या 100वां भाग होता है ना। तो 5 का स्थानीय मान इकाई होगा, दहाई होगा, सैकड़ा होगा या 100वां होगा, तो 0.05, ठीक है। तो ये जो है दशमलव के बाद पहला संख्या जो होता है वो 10वां भाग होता है, ठीक है। और दूसरा संख्या दशमलव के बाद का वो 100वां भाग होता है, और तीसरा जो अगर कुछ होता तो वो 1000वां भाग होता, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद पहला संख्या जो होता है वो 10वां भाग होता है और दूसरा संख्या 100वां भाग होता है, ठीक है। अगर कोई तीसरा संख्या 1 रहता तो 1 जो है 1000वां होता, ठीक है। तो 5 का स्थानीय मान जो होगा वो क्या होगा? 100वां हो जाएगा, ठीक है, 100वां भाग। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लें। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित 4 संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखे। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। घटेगा कैसे? जैसे 10 है, फिर 9 हो गया, घट के फिर 8 हो गया, फिर 7, फिर 6, 5, ये घटते जा रहा है ना। तो घटते क्रम में लिखना है। तो 4 प्रश्न मतलब दे रखा है और इसको हमको घटते क्रम में लिखना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सी डी कौन सही होगा उसे हमें देखना है। तो यहां देखिए 4203, 4203, 4203, 4203 चारों में है। उसके बाद यहाँ 567, 657, 756 और 675, इस चार, यहाँ तो चारों सेम मिल रहा है। इस चारों में सबसे बड़ा कौन है? तो आप कहिएगा ये। तो सबसे पहले घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा, है ना, यानी सबसे पहले तीसरा वाला लिखाएगा। तीसरा इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है, ये गया, ये गया, ठीक है। सबसे बड़ा लिख दिए। अब बड़ा के बाद क्या लिखेंगे? इससे छोटा। यहाँ 567 है, 657 और 675। अब इस तीनों में ये बड़ा है, अब ये 4 नंबर वाला लिखेंगे। 3 के बाद 4 इसमें है, 3 के बाद यहाँ 2 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों में बड़ा कौन है? तो 657, तो 2 नंबर वाला, और उसके बाद सबसे लास्ट में 567, है ना। ये हो गया अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में। घटा कैसे? सबसे पहले सबसे बड़ा जो है वो उसको लिखे, फिर उसके बाद जो है उससे छोटा उसको, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा वाला लिखते हैं। तो वो अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लें।
चौथा प्रश्न कह रहा है कि 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के, 1000 लाख के, 10 लाख के या 100,000 के। 100,000, 100 गुने 1000, तो 1 इकाई 1, 3 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, टोटल 5 जीरो, 3 4 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। ये 1 लाख हो गया, ये नहीं होगा। 10 लाख 1 करोड़ के बराबर तो जीवन में नहीं होगा। 1000 लाख, तो 1000 को 1 लाख से गुना कर दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। 1 इकाई 1, यहाँ 5 जीरो और यहाँ 3 जीरो, टोटल 8 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 अंक के बाद कोमा, उसके बाद फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ये हो गया। 1000 लाख किसके बराबर हो गया? 10 करोड़ के बराबर ये भी नहीं होगा। 100 लाख, तो 100 गुने 1 लाख, तो 1 और 5 जीरो, 1 इकाई 1, 5 और 2 7 को जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 अंक के बाद कोमा, फिर 2 अंक के बाद कोमा, फिर 2 अंक के बाद कोमा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 100 लाख जो है 1 करोड़ के बराबर होगा, है ना। बहुत आसान प्रश्न था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख ले। 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संख्या 5 करोड़ 9,04,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होगा। तो लास्ट में क्या है? 988। 988 कहाँ है? 988 यहाँ है, 988 यहाँ है, 988 यहाँ है। ठीक है, ये है 988। 4,988, 4,988 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। यानी ऑप्शन नंबर बी और सी तो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं 5 करोड़ 9 लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3 अंक के बाद कोमा पड़ जाता है, उसके बाद 2 अंक के बाद कोमा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5 करोड़ 9,04,988। अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना। ये गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख ले। छठा प्रश्न कह रहा है कि शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल क्रमशः, माने पहले भाज्य बताना है, फिर भाजक बताना है, फिर भागफल बताना है और लास्ट में शेषफल बताना है, इस टाइप से। तो ये देखिए बीच में जो संख्या होता है वो अपना क्या होता है? भाज्य होता है। ठीक है, जो कटता है, जो काटता है उसको भाजक कहते हैं। कितने बार में कटा है को भागफल कहते हैं, और जो बच जाता है उसको शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो किस में 60 का भाग देने पर? तो जीरो में। तो जीरो में 60 का भाग लगाएंगे, तो 60 को जीरो से गुना करेंगे तो होगा जीरो, और जीरो में जीरो घटेगा तो क्या होगा? जीरो ही होगा। तो मेरा भाज्य क्या है? मेरा भाज्य जीरो है, तो यहाँ 60 है, ये गया, ये गया, जीरो यहाँ है, जीरो यहाँ है। भाजक मेरा कितना है? तो 60 है, तो जीरो के बाद 60 यहाँ भी है और 60 यहाँ भी है। भागफल मेरा कितना है? उसके बाद भागफल की बारी है, जीरो है, जीरो यहाँ भी है, जीरो यहाँ भी है। शेषफल जीरो है और यहाँ 1 है और यहाँ जीरो है, तो ये भी कट गया अपना। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे कह दे कि 4 में भाग लगाना है, 4 में 2 का भाग लगाना है, तो 4 में, तो 4 जाएगा बीच में और 2 आएगा यहाँ, तो 2 दूनी 4, है ना। इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि शून्य में 60 का भाग देने पर, तो 60 बीच में नहीं दे दीजिएगा और शून्य इधर मत दे दीजिएगा, क्योंकि शून्य में लगाना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देख ले। 7वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? 4 कथन दे रखा है। एक जो है अभाज्य नहीं है, एक अभाज्य संख्या है, एक संयुक्त संख्या है, 2 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, यानी वह संख्या जो 1 से कटे या खुद के अंक से कटे। ठीक है, तो 2 अभाज्य संख्या नहीं है, ये कथन जो है गलत है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना, 2 अभाज्य संख्या,
क्योंकि 2 जो है या तो 1 से ही कटेगा या तो खुद से ही कटेगा, तो 2 अभाज्य संख्या नहीं है, ये कथन क्या है, गलत है। एक संयुक्त संख्या को ही भाज्य संख्या कहते हैं, है ना, संयुक्त संख्या को ही भाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या जो होता है वो कम से कम 3 संख्या से कटेगा। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 जो है 1 से भी कटेगा, 4 जो है 2 से भी कटेगा, 4 जो है 4 से भी कटेगा। तो जो संख्या कम से कम 3 संख्या से कट जाए वह भाज्य संख्या होगा, है ना। तो एक संयुक्त संख्या है और भाज्य संख्या की शुरुआतें होता है 4 से, है ना, 4, 6, 8, 9, 10, ये सब भाज्य संख्या है, ठीक है। तो एक संयुक्त संख्या है यानी एक भाज्य संख्या है, नहीं, ये कथन भी गलत है। एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या की शुरुआत होता है 2 से, 2, 3, 5, 7, ये सब अभाज्य संख्या। शुरुआत जब 2 से होता है तो एक कहां से अभाज्य संख्या होगा, तो ये भी गलत है। एक अभाज्य नहीं है यानी एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये कथन अपना सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लें। 8वां प्रश्न कह रहा है कि 720 के अभाज्य गुणनखंड है। तो 720 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 तिया 6, 2 6 के 12, 0, 2 इकाई 2, 2 8 16, 2 जो है 90 बार में इसको काट देगा, 2 फिर 45 बार में काट देगा, 3 इकाई 3, 3 5 15 और 3 5 15। इसमें देखिए 1 2 3 4 गो 2 है, 2 गो 3 है और 1 गो 5 है, 4 गो 2, 2 गो 3, 1 5, ऑप्शन नंबर डी। 720 के अभाज्य गुणनखंड ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लें। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि 120 के गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो। 120 का गुणनखंड, जैसे छोटा एक अंक लेते हैं 12, 12 का गुणनखंड, गुणनखंड कहते हैं ऐसी संख्या जो दूसरी संख्या को पूरा पूरा काट दे, है ना। तो जो संख्या दूसरी संख्या को काट देगा वही संख्या जो है दूसरी संख्या का क्या होगा, गुणनखंड होगा। जैसे मान लीजिए 12 को 1 काट देगा, 2 काट देगा, 3 काट देगा, 4 काट देगा, 6 काट देगा और 12 काट देगा। तो ये सब जो है इसको पूरा पूरा काट देगा, तो ये सब जो है 12 का क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। अगर कह दिया जाए कि 12 के गुणनखंड का योगफल क्या होगा, 12 के गुणनखंड का योगफल क्या होगा, सबको जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, ठीक है। तो 12 6 18, 4 22, 3 25, 2 27 और 1 28। तो 12 के गुणनखंडों का योगफल 28 हुआ, ठीक है। अगर हमको बड़ा संख्या दे दे, जैसे 120 दे दिया, अब इसका गुणनखंड निकालने में काफी समय लगेगा। छोटा अंक था तो तुरंत निकाल लिए, कौन कौन से कटेगा तुरंत पता कर लिए, है ना। 520 दे देगा, 1080 दे देगा, कोई भी बड़ा संख्या दे देगा तो गुणनखंड निकालने में हमको काफी समय लग जाएगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, 12 का अगर कह देगा कि 12 के गुणनखंड का योगफल, 12 के गुणनखंड का योगफल, है ना। अभी हम लोग 12 का निकाल रहे हैं, इसका समझ जाएंगे तो इसका भी आसानी से निकाल लेंगे, है ना। एक छोटा अंक लेकर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 6 के 12, 2 तिया 6, तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, और इसको जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, आसानी से लिख सकते हैं, है ना। तो यही रहने देते हैं 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको a मानिए, इसको b मानिए। हो सकता है 12 की जगह पर कोई और संख्या हो, तो 2 3 के अलावा 5 भी आ सकता था, 7 भी आ सकता था, है ना। तो अभी 2 ही है, तो क्या करेंगे, 2 - 1 बट्टा, यहाँ भी 2 - 1 गुना, यहाँ 3 है तो 3 - 1, यहाँ भी 3 - 1। अब क्या करना है, इतना तो आसानी से आप लोग कर सकते। अगर गुना 5 रहता तो फिर गुना 5 - 1 बट्टा 5 - 1 इस तरह से करते, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ 2 ही संख्या है।
अब मेन यहां पर क्या करना है, ये तो बहुत आसान है। इसके बाद क्या करना है, इस दो पर जो पावर 2 है इसमें एक जोड़ देना है, बस यहां ये करना। और इस पर पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है, ठीक है। और इसमें भी एक जोड़ देना है, बस अपना काम हो गया। अब आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 पर पावर 2 प्लस 1 3, क्या हो जाएगा, 2 पर पावर यहां पर 3 हो जाएगा, -1, अब बट्टा 2 में से 1 घटेगा 1, गुना इसको हम लोग 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 -1 बट्टा 3 में से 1 घटेगा तो 2। 2 पर पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 पर पावर 3 का मतलब हो गया कि 2 3 बार गुना में है, 2 3 बार गुना में है, तो 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, तो 8 -1 बट्टा के नीचे 1 है, चलिए 1 दे देते हैं फिलहाल में, गुना 3 पर पावर 2 का मतलब, 3 पर पावर 2 का मतलब है कि 3 2 बार गुना में है, 3 तिहाई 9, तो 9 -1 बट्टा 2, 8 में से 1 घटेगा 7, अगुना 9 में से 1 घटेगा 8 बट्टा 2, 2 का 2, 2 चौके 8, और 7 को 4 से गुना कीजिए, कितना आ गया, 28 आ गया, आ गया ना। 28 यहां भी आया, 28 यहां भी आया। आप कहिएगा कि इसमें काफी समय लग गया है ना। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करके जो है इसको जो है बनाएंगे, है ना। एक आध बार आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान है ना। चलिए अब हम लोग इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। 120 के आपको प्रूफ करके दिखा दिए कि 28 ही आया है, इसका भी आप उसी तरीके से बनाएंगे। 128 का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 6 के 12, 0 30 बार में काट देगा, 2 15 बार में काट देगा, और 3 5 15, क्या क्या आया, 120 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, 2 3 गो है तो 2 पर पावर 3, अगुना 3 एगो है तो 3, अगुना पावर कुछ नहीं हो तो क्या मानिए आप, 1 मानिए, ठीक है। घात कुछ ना दिखे तो वो 1 होता है, ठीक। अब क्या करना है, अब इस बार 3 गो आ गया, कुछ नहीं, बहुत आसान है। 2 है तो 2 -1, बट्टा के नीचे 2 -1, गुना अब 3 है यहाँ तो यहाँ 3 -1, बट्टा 3 -1, उसके बाद फिर गुना 5 है तो गुना 5 -1, यहाँ भी 5 -1। अब क्या करना है, ये तो कर लिए, अब पावर को देखना है। यहाँ 3 है तो 3 + 1 इसमें होगा, 3 पर पावर घात कुछ नहीं है, यानी 1, घात जब कुछ ना रहे तो उसको आप 1 मानिए, तो 1, इसमें भी 1 जोड़ देंगे, यहां भी कुछ नहीं है, 1 + 1, 1 + 1। अब आसानी से बन जाएगा, 3 और 1 4, यानी 2 पर पावर 4 -1, और 2 में से 1 घटेगा 1 ही होगा, छोड़ देते हैं इसको। 3 पर पावर 2 -1, अब बट्टा 3 में से 1 घटेगा तो 2, गुना 5 पर पावर 2 -1, अब बट्टा 5 में से 1 घटेगा तो 4। 2 पर पावर 4 का मतलब कितना, 2 पर पावर 4 का मतलब हो गया कि 2 4 बार गुना में है, 2 दूना 4, दूने 8, दूनी 16, तो 16 -1 गुना, तो 16 में से 1 घटेगा तो 15 ही लिख लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए 15 लिख लिए, गुना 3 पर पावर 2, यानी 3 तिहाई 9, 9 में से 1 घटेगा तो 8 बट्टा 2, गुना 5 25 में से 1 घटेगा तो 24 बट्टा 4, 2 जो है 4 बेर में काट देगा, 2 चौके 8, ये 4 से 4 कट जाएगा, 15 चौके 60, यानी 15 गुना 24 बचा, 15 चौके 60 के 0 हाथ में बचा कितना 6, अब 15 दूना 30 और 6 36, 360, 360 ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब हो जाएगा, है ना। एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लें। 10वां प्रश्न कह रहा है कि 3/4, 5/12
कौमा 9/16 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, यानी एलसीएम कितना। जब भिन्न वाला संख्या हो उसका एलसीएम निकालना होता है तो ऊपर वाला का लॉसो बट्टा नीचे वाला का मौसो, है ना। तो 3, 5 लॉसो बट्टा मौसो, तो 3, 5 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 3, 5, 9 का एलसीएम 3 इकाई 3, 5 3 तिहाई 9, तो 3 गुने 5 गुने 3, 3 5 15, 15 तिया 45। ठीक, 4, 12 और 16 का मौसम निकालना, 4, 12 और 16 का, तो 4 और 12 के लीजिए, 4 तिया 12 कट गया। इन दोनों का मौसम फिलहाल में 4 है, लेकिन एक संख्या बचा हुआ है 16। अब 16 में भाग लगाना है किससे, तो इन दोनों का जो मौसम आया है उसी से। और मौसम होता कौन है, तो जो संख्या काटता है, काट देता है पूरा पूरी। तो 4 काटा है, इन दोनों का मौसम 4 आया है, तो 4 से ही भाग लगाएंगे, तो 4 चौक 16। क्या आया मौसम, 4 आया, तो 45/4 अपना सही जवाब हो जाएगा। 45/4 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका लघुत्तम पूछा है तो ऊपर वाला का लौसो बट्टा नीचे वाला का मौसो। अगर महत्तम पूछता तब ऊपर वाला का मौसो और नीचे वाला का लौसो निकालते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देख ले। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि 200 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। अब गुणनखंडों की संख्या बताना है, 200 का टोटल कितना गुणनखंड है। जैसे हम बताए थे कि 12 का गुणनखंड क्या क्या है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। कह दिया जाए कि 12 का टोटल कितना गुणनखंड है, तो 2, 2, 4 और 2 6 गो गुणनखंड है ना। क्योंकि 12 को जो है 1 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 6 भी काट देगा और 12 भी काट देगा, 6 गुणनखंड है। अब बगैर इतना किए हुए क्या हम पता कर सकते हैं कि किसी भी संख्या का टोटल कितना गुणनखंड है? जरूर पता कर सकते हैं। वो कैसे? तो 12 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 छके 12 और 2 तिया 6। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3, एकदम लिख सकते हैं। अब क्या करना है, क्या बताए थे, किसी भी संख्या पर घात पावर अगर कुछ ना हो तो क्या मानना है, 1 मानना है ना। तो 1 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें सिर्फ गुणनखंडों की संख्या पता करने के लिए सिर्फ लेना देना है उसके पावर से, यानी उसके घात से। ठीक है, चलिए अब 2 पर पावर 2 है तो इसको हम लिखेंगे गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए, इस पावर 2 में 1 जोड़ देंगे और इसके पावर में भी 1 जोड़ देंगे। तो पावर यहां कुछ ना दिखे तो 1 समझिए। ठीक है, तो 1 में 1 जोड़ देंगे, 2 1 3 अगुना 1 1 2 और 3 दूना 6 आ गया ना। 12 का गुणनखंडों की संख्या कितना आया, 6 आया, और 6 गो है ना, आपको बता दिए हैं। इसी प्रकार इसका भी हम लोग अब आसानी से निकाल सकते हैं। 200 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 जो है 100 बार में काट देगा, फिर 2 जो है 50 बार में, फिर 2 जो है 25 बार में, फिर 5 25। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 अगुना 5 पर पावर 2। आसानी से लिख सकते हैं। हमको लेना देना किससे है, सिर्फ पावर से लेना देना। तो 3 है तो 3 में 1 जोड़ देंगे, अगुना 2 है तो 2 में 1 जोड़ के क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो 3 1 4 अगुना 2 1 3, 4 तिया 12। तो 200 का टोटल कितना गुणनखंड होगा, तो टोटल 12 गो होगा, है ना। कितना होगा, टोटल 12 गो होगा। क्योंकि 200, अब कहिएगा कौन कौन, अब उसको निकालने के लिए समय काफी लग जाएगा, है ना। चलिए एक बार बताते हैं, समय थोड़ा लगेगा, कोई बात नहीं, सीख तो जाइएगा। 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 6 त्रिक 18, 2 0 6 से नहीं कटेगा, 8 दूना 16, 4 0 8 से कट जाएगा। ठीक है, 2 दहाई 20,
100 से कट जाएगा, 200 से कट जाएगा। ठीक है, 200 को 200 काट सकता है, 200 को 100 काट सकता है, 50 भी काट सकता है। उसके बाद 4 दूनी 8 और 4 5 25 भी काट देगा, 25 8 200। उसके बाद 5 चौके 20, 40 भी काट सकता है ना, 40 भी काट देगा। और 8 दूना 16, 8 5 40, 8 से तो कटिए गया, 4 4 5 20, 50 हो गया। 2 2 4 6 2 8 2 10 गो हुआ, 2 गो और छिपा हुआ है, उसको भी निकाल लेंगे। 10 से भी कट जाएगा, ठीक है, और 20 से भी कट जाएगा। देख लीजिए 12 को पूर गया है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अब कोई संख्या नहीं है जो 200 को काट सके, है ना। अब ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 200 को काट सके, ठीक है। तो यही 12 को संख्या है जो 200 का क्या है, गुणनखंड है। तो हमसे पूछा है कि 200 के गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो टोटल क्या गुणनखंड है 200 का, तो 12 गो है। इतना निकालने में समय लगेगा, उससे आसान तरीका है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लें। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि 2/3, 3/5, 5/7 का महत्तम समापवर्तक कितना है, यानी HCF। तो 2/3, 3/5, 5/7 का HCF। इससे पहले LCM पूछा था, क्या किए थे, ऊपर वाला का 900 बट्टा नीचे वाला का 900। लेकिन इस बार HCF पूछा, तब आप सबसे पहले ऊपर वाला का 900 निकालेंगे बट्टा नीचे वाले का 900। तो 2 3 5 का 900 क्या होगा, 2 3 5 का 900 जो होगा, पहले 2 और 3 का निकालते हैं, 2 1 2, 1 और 1 दूनी 2, 2 3 का फिलहाल में 900 जो है कौन काट दिया, 1 काट दिया ना पूरा पूरी। तो 2 3 का 900 1 हुआ, अब 5 बचा हुआ है, 1 5 5 1 होगा, ठीक है। 3 5 और 7 का अब 900 निकालना, ठीक है। तो निकलेगा ना 3 5 15, अब 15 7 105, 1/105 क्या हो जाएगा, 2/3, 3/5, 5/7 का 900 क्या होगा, 1/105, ठीक है। अगर 900 कहता तो ऊपर वाले का 900 बट्टा नीचे वाले को 900, लेकिन 900 पूछा है, यानी महत्तम समापवर्ती HCF पूछा है, तो ऊपर वाला का HCF और नीचे वाले का LCM। तो अपना सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, इनका जो है महत्तम समापवर्ती 12 है, ये संख्याएं हैं। अच्छा, ये 1:2:3 में है, तो ये जो है कट के आया है ना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1:2:3 में है, तो रियल नंबर तो हमको मालूम नहीं है कि इसका रियल नंबर था क्या, ये तो कट के आया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको 1 को अगर x से गुना करेंगे तो x होगा, 2 को x से करेंगे तो 2x और 3x, है ना। और x 2x और 3x का मौसो क्या होगा, तो ऐसा कौन सा इसमें सबसे बड़ा है जो तीनों को काट दे, तो आप कहिएगा x। x जो है इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा, है ना। तो इस तीनों का मौसो क्या होगा, इस तीनों का HCF x होगा। और मेरे हिसाब से x है और उसके हिसाब से कह रहा है 12 है, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो x का मान हम क्या रखेंगे, 12 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 1 को x माने थे, तो 12 इकाई ये 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और ये 12 तिया 36, है ना। अब देख लीजिए, इसको अगर अनुपात में काटते हैं तो 12 इकाई 12, 12 दूनी 24, अब 12 तिया 36, है ना। तो हमको संख्या पता चल गया ना। वैसे भी 1 2 और 3 का HCF अगर आप निकालते हैं तो एक ही आएगा,
और एक जो है किसके बराबर होगा, इस 12 के बराबर होगा। जब एक जो है 12 के बराबर है तो एक के जगह पर 12 होगा, दो कितने के बराबर होगा, तो 2 गुने 12 यानी 24 के बराबर होगा, और 3 जो है 3 गुने 12 यानी 36 के बराबर होगा। तो अपना जो है संख्या क्या होगा, 12, 24, 36। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख ले हम लोग। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि दो संख्याएं का मौसो 7 है। दो संख्या है, ठीक है, उसका जो है मौसो क्या है, 7 है, और लौसो जो है 70 है। किसका, उसी दोनों संख्या का लौसो यानी एलसीएम 70 है। यदि दोनों में से एक संख्या 14 है, दोनों में से अगर एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या बताओ। बहुत आसान है, इसके लिए क्या है देख लीजिए। एक छोटा सा उदाहरण लेते, जैसे दो संख्या है, एक 10 है और एक 12 है। ठीक है, 10 और 12 को गुना कीजिए, कितना होगा, तो 12 दहाई के 120। 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 2 5 10, 2 6 12, तो 2 गुना 5 गुना 6, तो 2 5 10 और 10 6 60, एलसीएम 60 आया। 10 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, तो 10 इकाई 10, 2 और 2 5 10, एचसीएफ आया 2, एलसीएम आया 60, और गुना करने पर आया 120। अब कहिएगा ये क्यों बता रहे हैं, का कारण है, बताने का कारण है। अब क्या कारण है देख लीजिए। दो संख्या था, एक 10 था और एक 12 था। ठीक है, ये दोनों को गुना किए तो 120 आया। एलसीएम है 60 और एचसीएफ है अपना 2, इस दोनों को भी गुना करते हैं तो भी 120 आता है। यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होगा एलसीएम गुने एचसीएफ के, तो आप कहिएगा एकदम बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों को गुना करने के बाद जो आता है, अब देख लीजिए 10 गुने 12, अब बराबर एलसीएम कितना है मेरा 60 है, तो 60, एचसीएफ कितना आया है 2, 12 दाएं के 120 और 60 दूनी 120 बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इससे एक फॉर्मूला बनता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या बनता है फॉर्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। संख्या होता है इस दोनों संख्या का लौसो, लौसो पहले लिखिए या मौसो पहले लिखिए, गुने दोनों संख्या का मौसो, है ना, दो संख्या का गुणनफल, है ना, लौसो गुने मौसो के क्या होगा, बराबर होगा। तो पहली संख्या जो है अपना क्या है, पहली संख्या है अपना 14, तो 14 लिख लिए, गुना दूसरी संख्या नहीं मालूम है तो दूसरी संख्या के ऊपर हम लोग x मान लेते हैं फिलहाल में, है ना, x बराबर लौसो कितना है, लौसो 70 है, तो लौसो के ऊपर 70, अब मौसो कितना है 7 है। ठीक है, अब 14 जो है इससे गुना हो रहा है तो बराबर को उधर जाएगा, तो क्या होगा, बट्टा के नीचे चला जाएगा, 7 इकाई 7, 7 दूना 14, और 2 जो है 70 को कितना बार में काट देगा, 35 बार में काट देगा। तो x का मान हमको पता चल गया, माने दूसरी संख्या पता चल गया, दूसरी संख्या क्या होगा 35 होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब हो जाएगा। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लौसो गुने मौसो के। ठीक है, अब देखिए हमको पहला संख्या पता है 14 है और दूसरा संख्या भी पता चल गया क्या है 35 है, पहला संख्या 14 और दूसरा संख्या 35। इस दोनों का आप अगर मौसो निकालिएगा तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, आ जाएगा। 14 दूनी 28, 15 में 60 घटेगा 7, और ये 7 दूनी 14, मौसो कितना आया 7 आया। अब इस दोनों का एलसीएम अगर निकालते हैं तो क्या आना चाहिए, 70 आना चाहिए, आ जाएगा। 7 दूनी 14 और 7 5 35, 7 गुने 2 गुने 5, 5 दूनी 10 और 10 7 70 आ गया, है ना।
तो पहली संख्या 14 आया है, तो दूसरी संख्या अपना 35 सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले हम लोग। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 3 और 25 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सार्वगुणज यानी एलसीएम, भागा 60 और 105 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी एचसीएफ बराबर है 3, 25 का सबसे छोटा सार्वगुणज, 3 और 25 का सबसे छोटा सार्वगुणज यानी 3 और 25 का एलसीएम निकालना है। तो 25 दिया 75, तो 75 ठीक है। उसके बाद भागा है तो भागा लगाएंगे। 60 और 105 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी 60 और 105 का एचसीएफ कितना होगा? 60 इकाई 60, 5, 10 में से 6 घटेगा 4, 45 इकाई 45, 10 में से 5 घटेगा 5 और 5 में से 4 घटेगा 1 और ये 45, 15 तिया 45। 60 और 105 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या होगा? 15 होगा। अब इस 75 में 15 से भाग लगाना, यहां है ना भाग का चिन्ह, तो 3 और 25 का सबसे छोटा सार्वगुणज यानी 3 और 25 का एलसीएम क्या आया? 75 आया। भाग है तो भाग लगाए। 60 और 105 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, तो 60 और 105 का एचसीएफ क्या आया? 15 आया। 15 से भाग लगाना है 75 में। 15 क्या बार में 75 का काट देगा? तो 15 5 75, 5 बार में काट देगा। तो अपना सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा, और सक्षमता की तैयारी करनी है तो दिए गए नंबर पर जो है आप कांटेक्ट करके जो है पूछ सकते हैं क्या इसमें है, क्या किया जा सकता है इंक्वायरी के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।